तो आज का मेरा टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। देखिए, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक मैंने लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, उनके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि किस गवर्नर के टाइम पे या किस वाइसराय के टाइम पे ये काम किया गया, वो काम करवाया गया। तो इसलिए हम क्रमवार तरीकों से अब तक जितने भी गवर्नर जनरल हो चुके हैं और अब तक जितने भी वायसराय हो चुके हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय ये दोनों है क्या। देखिए, आज के जो प्रेसिडेंट हैं, आप समझ लीजिए उस वक्त के गवर्नर जनरल और वायसराय होते थे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अंग्रेजों का जो शासन हमारे देश में हुआ वो दो फेज में हुआ। पहला फेज था कंपनी का, जहां पे कंपनी ने शासन किया। और दूसरा फेज जो था वो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। यहाँ पे सारा कंट्रोल, इंडिया के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का कंट्रोल सीधे तौर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का हुआ करता था, है ना। जिसको हम कहते हैं मतलब रानी का अधिकार जो भी था उस टाइम पे ब्रिटेन में। तो 1858 से लेकर के 1947 तक जो भारत में अंग्रेजों का शासन चला, उस शासन काल में पूरा कंट्रोल जो होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता था। और 1858 के पहले आप उसे 1700 से मान ले, कुछ लोग 1600 से भी मानते हैं, तो उस टाइम पे कंपनी का शासन हुआ करता था। 1857 में बड़ा सा रिवॉल्ट हुआ, 1857 की क्रांति, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई। उसके बाद बहुत सारा फेरबदल किया गया, कुछ चेंजेस किए गए ब्रिटिश रूल में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो कंपनी को हटा करके सीधा पूरा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो सबसे पहले जब कंपनी यहाँ पे आए थे, जब कंपनी का शासन काल चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने बंगाल का गवर्नर नाम दिया था। ठीक है, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट को आप प्रेसिडेंट कंपेयर करके पढ़िए, अभी के प्रेसिडेंट, उस टाइम के गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल से पहले भी हुआ था बंगाल का गवर्नर, जिनको कहा जाता था गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर। ठीक है। उसके बाद 1833 में चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम, जैसे कि अपने देश में भी बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे लॉ आते रहते हैं। तो उस टाइम पे कंपनी के रूल के टाइम पे भी बहुत सारे अधिनियम आते रहे। 1833 का चार्टर अधिनियम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। देखिए, यह जो अधिनियम है, अभी जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जो संविधान देख रहे हैं, ये संविधान कहीं ना कहीं से जो डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इन सब एक्ट के थ्रू हुआ है। इन सब एक्ट के थ्रू किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, ये मैंने काफी पहले कवर कर दिया था अपने लेक्चर में। सो 1833 में चार्टर अधिनियम आया। उस अधिनियम में बंगाल का जो गवर्नर, ये जो शब्द था बंगाल का गवर्नर, इसे हटा करके गवर्नर जनरल रख दिया गया, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके बाद हम पहले गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं, फिर वायसराय ऑफ इंडिया कब आया ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम गवर्नर जनरल के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल, पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उनका शासनकाल कब तक चला? 1828 से लेकर के 1835 तक। अब उनके शासन काल में देखिए, यहां से आपके एमसीक्यू में आएगा कि निम्नलिखित चीज किनके शासन काल में हुआ। तो अभी का जो मैंने नोट्स दिया है ना, ये जो पीपीटी वाला नोट्स है, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, और ये जो नोट्स है इसमें रट्टा मारने वाली चीज बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, लेकिन रट्टा मारने वाली चीज बहुत ज्यादा है। यदि ये आपने अच्छे से मगअप कर लिया तो एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं, वो आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, आदि आपने लास्ट लेक्चर हमारा अटेंड किया होगा, तो लास्ट लेक्चर में ही हमने क्लियर किया था किस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे देश में हुए थे। इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। अब जस्ट हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले उनको सामाजिक सुधारों के लिए एक विख्यात कहा जाता है। उन्होंने उनके कारण ही हमारे देश में काफी ज्यादा सामाजिक सुधार हुआ। जैसे कि सती प्रथा का अंत इनके कारण ही हुआ, है ना। जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, उस वक्त हमने देखा था कि 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ, और 1830 में जो सती प्रथा का जो था पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये जो कानून था वो लागू हो गया। तो समाज सुधारकों में नाम आया जाता है। समाज सुधारकों में नहीं, कह लीजिए कि जब भारत में समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त उनका शासनकाल था। तो इसलिए उनके शासनकाल में ऑब्वियस सी बात है कि धार्मिक और सामाजिक सुधारों से ही कुछ रणनीतियां बनाई गई होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो था, उनके इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता नीति अपनाई।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। इनके ही शासन काल में शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनके ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत कर दिया गया। अभी तो जानवरों की बलि दिया जाता, उस टाइम पे नर बलि भी दी जाती थी। तो उनके ही शासन काल में इन सभी चीजों का जो था, इन सभी चीजों का अंत कर दिया गया। और इसके कार्यकाल में मैकाले शिक्षा पद्धति अपनाई गई है ना। जब मैंने पढ़ाया था भारत में शिक्षा का किस प्रकार से विकास हुआ, या फिर ब्रिटेन का किस प्रकार से शिक्षा में प्रभाव पड़ा हमारे देश में, उस वक्त भी लॉर्ड विलियम बेंटिक की हमने बात की थी। तो उस वक्त हमने मैकाले की शिक्षा पद्धति की भी बात की थी। यदि आपको पिछली सारी चीजें याद है तो पता होगा। सो मैकाले शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। बौद्धिक ढंग यानी कि उनकी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग करवाया गया था। ये सारी बातें आती हैं। दूसरे हमारे आते हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ। अभी इनका शासनकाल ज्यादा देर तक नहीं रहा, 1835 से लेकर के 1836 तक ही चला। ठीक है, अभी इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया उसके बाद में। और जब हम समाचार पत्रों का देख रहे थे कि भारत में किस प्रकार से समाचार पत्रों का विकास हुआ, यानी प्रेस का किस प्रकार से विकास हुआ, उस चैप्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा था, चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में, है ना। तो उन्होंने जो प्रतिबंध था समाचार पत्रों पर, वो प्रतिबंध हटा दिया था। कौन से प्रतिबंध थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी रिवीजन के तौर पर प्रतिबंध ये थे कि लोगों को जो है, जो समाचार पत्र जो छाप रहे जो है, उनको उसमें अपना नाम और जगह भी लिखना पड़ता था, है ना। और भी बहुत सारे प्रतिबंध थे। उनके बाद तीसरे आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेकर के 1842 तक। अभी देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में ही जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम और द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, इस वक्त हुआ था। इस वक्त जो अफगान युद्ध हुआ था, इस टाइम पे अंग्रेज हार गए थे, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे अंग्रेज हार गए थे। इनके कारण ही भारतीय लोगों में ये बात समझ में आया कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो सर्वोपरि नहीं है, यानी कि हम अंग्रेजों को भी हरा सकते हैं। और इनके कारण ही 1857 के पहले भी काफी विद्रोह हुए। तो जो चुटपुटिये जो विद्रोह हुए थे, वो इनके अफगान युद्ध के हारने के कारण नहीं हुए, कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आया, भारतीय लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आया, एक कॉन्फिडेंस आया कि अंग्रेजी सत्ता सर्वमुखी नहीं है, सर्वोपरि नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। और इनके बाद ही लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। उसके बाद 1838 में रंजीत सिंह और अफगान शासक शाहजुआ से मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि, यानी कि त्रिपक्षीय संधि यानी कि कंपनी, रंजीत सिंह और अफगान के शासक, इनकी त्रिपक्षीय संधि हुई थी। और इनके कारण ही भारत में शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी विकास हुआ। इनको इसके लिए भी जाना जाता है कि जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति थी, इनके कारण ही भारत में आ पाई। और इनके कार्यकाल के ही टाइम पे बंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। अब इनके बाद आते हैं फोर्थ में लॉर्ड एलनब्रो, 1842 से लेकर के 1844 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके टाइम पे प्रथम अफगान युद्ध जो चल रहा था, वो युद्ध की पूरी तरह से समाप्ति हो गई। और इसके कार्यकाल की सर्वाधिक घटना जो है वो है 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय हो जाना। इनके पहले जो सिंध था वो देखिए, ब्रिटिश राज में विलय हो जाने का क्या मतलब है कि जैसे ही कंपनी जब भारत में आई थी, तो जैसे उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो स्टार्टिंग में उनको दीवानी अधिकार कहां प्राप्त हुआ था? बंगाल में, बिहार में, है ना, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। दीवानी अधिकार का मतलब होता है व्यापार करना और प्रशासन चलाना, और न्याय व्यवस्था पे जो सारा कंट्रोल है, वो सारा कंट्रोल किनके पास आ गया? कंपनी के हाथों में आ गया था। उस वक्त पूरा भारत आया था क्या? इनके शासनकाल के अंदर नहीं आया था, है ना। धीरे 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 इन्होंने अपने साम्राज्य का पूरे भारत तक में विस्तार किया। तो 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय हो गया। और इसके कार्यकाल में जो है दास प्रथा का अंत हुआ, यानी किसी को दास बना लिया जाना इनके कार्यकाल में ही अंत हुआ। अब पांचवें नंबर पे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर के 1848 तक। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 में। क्या है आंग्ल सिख युद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, किस लिए युद्ध हुआ होगा? सेम रीजन है
कि अंग्रेज जो थे वो अपने शासन का विस्तार करना चाह रहे थे, और जो सिख राजाओं जो थे वो शासन का विस्तार होने नहीं दे रहे थे। इनके कारण इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? 1845 में। और इसकी समाप्ति कब से हुई? लाहौर की संधि से हुई, यानी कि लाहौर को मिला के लिया गया। अभी जो लाहौर पाकिस्तान में है, उस टाइम पे तो हिंदुस्तान में ही था। तो लाहौर की संधि से इसकी समाप्ति हो गई। यह युद्ध 1845 में स्टार्ट हुआ, लेकिन पूरे एक साल तक चला। 1845 से लेकर के 1846 तक ये युद्ध चला। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए थे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही 29 मार्च, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, गंदी हाइट राइटिंग है मेरी बहुत। हाँ, 29 मार्च 1949 कि लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा पत्र निकाला था। उस घोषणा पत्र में क्या किया कि पंजाब का भी विलय करवा लिया, है ना। पूरे पंजाब को, उस टाइम पे सिर्फ लाहौर की संधि हुई थी, बाद में पूरे पंजाब का विलय किसमें हो गया था? ब्रिटिश राज में हो गया था। तो यह थी। और प्लस लॉर्ड हॉर्डिंग के ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा की प्राथमिकता दी थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी प्रश्न आता भी है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, तो ये साम्राज्यवादी था, यानी कि ये साम्राज्य का विस्तार करने में विश्वास करता था, ठीक है। तो इसके कार्यकाल में 1851 से लेकर के 1852 के बीच में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, है ना। आंग्ल यानी कि अंग्रेज ही थे, इसको मान लीजिए कि मतलब कंपनी का शासन था, और बर्मा, बर्मा जो देश है उनका युद्ध हुआ। 1852 में बर्मा के पीगू राज को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत को लागू किया। क्या होता है ये व्यवगत सिद्धांत? व्यवगत सिद्धांत यानी ये होता है कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो उसका जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लो। इसको कहते हैं व्यवगत का सिद्धांत। तो इसने ही गोद प्रथा का भी अंत कर दिया था, है ना। कि मान लीजिए कि कोई राजा का पुत्र नहीं है, तो राजा अपना उत्तराधिकारी भी किसी को चुन नहीं सकता। हमेशा ऐसा ही होता था, जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होता था, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता था वो उसका शासन चलाता था। लेकिन इसमें गोद प्रथा का अंत हो गया। गोद प्रथा का अंत इसलिए किया ताकि वो व्यवगत के सिद्धांत को लागू कर सके। व्यवगत यानी कि साम्राज्यवादी सिद्धांत को लागू लागू कर सके, यानी जिस राजा का कोई बच्चा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, उसके पूरे राज्य को अपने शासन में शामिल कर लेना। तो व्यवगत सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों में देख लीजिए कौन कौन सा है। सातारा है, जयपुर संबलपुर है, वघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है। इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इसलिए इसको नोट करके रखिएगा कि कौन कौन से राज्यों को शामिल कर लिया गया है ना। यहाँ पे आपको सिंधिया भी दिया जा सकता है, गायकवाड़ भी दिया जा सकता है, तो वो सब चीजें नहीं थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ, और इसके कार्यकाल में ही दार्जिलिंग को भारत में शामिल कर लिया गया। देखिए, दार्जिलिंग जो है बंगाल का हिस्सा था, और बंगाल का हिस्सा अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे दार्जिलिंग भारत का हिस्सा नहीं था। दार्जिलिंग में बहुत लोगों का अधिकार था उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ फ्रांस के लोग आए थे, कुछ रूस के लोग आए थे, कुछ चीन के लोग थे। चीन के लोग कहते थे दार्जिलिंग हमारा है, नेपाल के लोग कहते थे दार्जिलिंग हमारा है। तो इन सभी से युद्ध करके अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को भारत में शामिल करवा लिया। मतलब उस टाइम पे भारत में नहीं, उस टाइम पे ब्रिटिश राज में शासन करवा लिया, और इसके कारण अब ये जो दार्जिलिंग है ये हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। क्यों शामिल कर लिया? उसने बोला कि नहीं, अवध का जो नवाब है वो अच्छे से शासन करने के योग्य नहीं है, और इनकी तो साम्राज्यवादी नीति ही थी कि दूसरे राजाओं के जितने भी अधिकार क्षेत्र आते हैं उसको अपने राज्य में शामिल कर लो। इसके कार्यकाल में ही वुड का निर्देश पत्र आया, है ना। वुड डिस्पैच हमने पढ़ा था शिक्षा, जब हम एजुकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने वुड डिस्पैच पढ़ा था, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है, और शिक्षा सुधारों का इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट टाइम क्या होता है। 1854 में इसने नया डाकघर अधिनियम बनाया, जिसको पोस्ट ऑफिस एक्ट कहते हैं, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, डाक टिकटों का पहली बार प्रचलन किनके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल। फिर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। इसके पहले जो था हमारा, जो फॉरेन के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड व्यापार नहीं होता था। इनके कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाहों को खोल दिया गया,
और इनके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया, है ना। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये भी राजा राम मोहन राय के कार्यकाल के टाइम पे ही हुआ। कहाँ थे पप्पू, बहुत लेट से आए, सो गए थे, खाना खा रहे थे? तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1856 तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो 1856 में ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि भारत का जो गवर्नर था, अभी टोटल 6 गवर्नर भारत के बने थे, और ये 6 गवर्नर का शासनकाल समाप्त हो गया। अभी लॉर्ड डलहौजी, अभी बताता हूँ, उसके आगे भी मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अभी 1856 के बाद 1857 का वो रिवॉल्ट आया, 1857 का रिवॉल्यूशन आया। उसके कारण जो ब्रिटेन की जो सत्ता थी, यानी कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, उनको लगा कि नहीं, कंपनी अब शासन अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी सिर्फ यहाँ पे फायदा करना चाहती है, सिर्फ वो अपना पॉकेट भरना चाहती है, सिर्फ वो व्यापार करना चाहती है, वो शासन के लिए योग्य नहीं है। तो कंपनी ने क्या, सॉरी, ब्रिटेन ने क्या किया, भारत का पूरा अधिकार क्षेत्र, पूरा जो सत्ता है वो अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद जब से ही ताज का शासन आया, उसको कहते हैं ताज का शासन। तो जैसे ही ताज का शासन आया, तो वैसे ही जो गवर्नर का जो पोस्ट था वो खत्म हो गया। गवर्नर का पोस्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट पोस्ट आया, है ना, क्या आया, वायसराय ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड डलहौजी के बाद ये भी आए थे, लॉर्ड कैनिंग भी आए थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम भारत के गवर्नर जनरल ने, और इनके गवर्नर जनरल रहते हुए ही इसके जो पद थे भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। तो इन्हीं को भारत का वायसराय इन्हीं को नियुक्त किया गया। सो लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा 1857 में पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत के प्रथम वायसराय इसको बनाया गया। और इसके कार्यकाल में ही आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। क्या होता है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी? आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड, जो हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का धारा लगाना चाहिए। सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक न्याय, जैसे कि घर में किसी का झगड़ा हो गया हो, संपत्ति से झगड़ा हो, इन सभी चीजों के मामले में सीपीसी यूज होता है। फिर तीसरा है सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यानी कि जो क्राइम करता है, यानी क्रिमिनल केस जो होता है उसमें सीआरपीसी लगता है, जो सिविल केस होता है उसमें सीपीसी लगता है, और आईपीसी तो एक धारा है जिसके अंतर्गत लोगों को सजा मिलती है, ठीक है, क्लियर। इसके कार्यकाल में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे ही, यानी कि जो लंदन में जो यूनिवर्सिटी था उसको देख रेख करके, मतलब उसके ही देखा देखी में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, यानी उनको रंगून भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। अभी इनके बारे में, जो बहादुर शाह वगैरह हैं, इनके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वायसराय के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी इनके शासन काल के टाइम पे ही नील का भी विद्रोह हुआ था, है ना। तो नील का विद्रोह भी हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में। तो इस नील का विद्रोह किनके शासन काल में हुआ, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। और इनके शासन काल में ही भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलिंगटन, ठीक है। इनकी ज्यादा दिन की कार्यकाल नहीं थी, सो बहुत ही कम टाइम के लिए रहे थे। अभी इसने वहावी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अभी क्या है वहावी आंदोलन? वहावी आंदोलन जो है ये इस्लामी पुनरुत्थान के लिए आंदोलन चलाया गया। मतलब जिस प्रकार से हिंदुओं का धार्मिक सुधार आंदोलन चला, उसी प्रकार से मुसलमानों का भी वहावी आंदोलन चला, यानी कि मुसलमानों में या मुस्लिमों में जो भी सामाजिक स्तर पे जो भी वहां पे भेदभाव था, मतलब समाज सुधारने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। वो अलग बात है, बाद में ये आंदोलन ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया, बाद में इसमें कट्टरपंथी चालू हो गए, इस्लाम की अलग ढंग से डेफिनेशन दी जाने लगी, और अभी भी वहां भी लोग मौजूद हैं। दुनिया के दूसरे दूसरे जो भी इस्लामिक कंट्री है, वहां भी विचार वाले अभी भी लोग मौजूद हैं।
तीसरे आते हैं सर जॉन लॉरेंस। 1864 से लेकर के 1869 तक इनका कार्यकाल रहा। इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई कि नहीं भाई, अफगानिस्तान को अपने को छूना ही नहीं है। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था कायम की गई, यानी कि यूरोप के साथ हम डायरेक्ट अब कांटेक्ट कर सकते हैं फोन पे, ताकि इनका जो काम है वो आसान हो जाए। इसने क्या किया, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किनके कार्यकाल में हुई, यह भी एक प्रश्न है। और पंजाब में काश्तकारी अधिनियम, देखिए जो लोग पंजाब के पीसीएस से होंगे, पंजाब का पीसीएस देने वाले होंगे, उनको ये पढ़ लीजिएगा काश्तकारी अधिनियम, क्योंकि अभी इसमें चेंजेस आया है। अभी वहां के सीएम ने नया बिल पास करके इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया है, तो उस चेंजेस को आप देख सकते हैं। बाकी दूसरे स्टेट या यूपीएससी के लिए चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो, 1869 से लेकर के 1872 तक। इसके कार्यकाल में भारत में सांख्यिकी बोर्ड यानी कि स्टैटिकल बोर्ड का गठन किया गया। और इसके कार्यकाल में ही सबसे पहले 1871 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। भारत में जनगणना की शुरुआत किनके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड मेयो। कब हुई, 1871 में। इसने कृषि और वाणिज्य यानी एग्रीकल्चर और कॉमर्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। और लॉर्ड मेयो की हत्या जो है 1872 में अंडमान में एक कैदी द्वारा कर दिया गया था। और इसने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थ बुर्क, 1872 से लेकर के 1876 ईस्वी में। सो बड़ौदा के शासक जो थे गायकवाड़ को, इन्होंने उनके पद से ही उनको निष्कासित कर दिया गया। और इनके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत में यात्रा हुई। और पंजाब में कूका आंदोलन, लास्ट लेक्चर में मैंने कूका आंदोलन के बारे में बताया है, तो इनके कार्यकाल में ही कूका आंदोलन हुआ है। उनके बाद आए लॉर्ड लिटन, 1876 से लेकर के 1883 तक रहे। तो इसके कार्यकाल में जो था राज उपाधि अधिनियम को पारित किया गया। राज उपाधि अधिनियम, इस अधिनियम में क्या है, 1877 में ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उसको उपाधि दे दिया गया केसर ए हिंद की उपाधि। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, केसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया और किसके कार्यकाल में दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो इनके कार्यकाल के टाइम पे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था, जिसे एस एन बनर्जी ने आकाश से गिरे वृक्षपात की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि किसी को भी मतलब बिना उससे पूछे हुए उसके प्रेस में घुस सकते थे, छापा मार सकते थे, ये सारी चीजें उसके अंदर इस एक्ट में थी। लॉर्ड लिटन जो थे एक बहुत अच्छे पोएट और राइटर रह चुके हैं, और इसलिए इसे विद्वानों के बीच इसे ओबन मेरिडिट के नाम से भी जाना जाता है। और इनके कार्यकाल में ही एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। और लिटन के टाइम पे ही जो सिविल सेवा में जो उम्र थी प्रवेश की 21 वर्ष थी, इसको घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद आए लॉर्ड रिपन, 1880 से लेकर के 1884 तक। तो इसने प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया, जो कारखाना अधिनियम के बारे में हमने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा है ना, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द कर दिया गया। ये बात भी हमने प्रेस में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ये चीज हमने लास्ट उस लेक्चर में भी सुना था कि प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हटर आयोग का गठन किया गया। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं, हटर आयोग, जब हम शिक्षा के बारे में पढ़े थे। और इसने स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की स्वशासन का थोड़ा विभाजन होना चाहिए, यानी कि सिर्फ केंद्र और राज्य में स्वशासन ना हो करके एक स्थानीय लेवल पे भी लोगों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो वो हुआ। और इनके कार्यकाल में ही क्या हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद है ना, तो ये चीज आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर के 1888 तक। इसके कार्यकाल में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था। और तृतीय बर्मा युद्ध के बाद भारत को मतलब बर्मा भारत में मिला लिया था। और इसके कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जो आप अभी कांग्रेस देख रहे हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में इनकी स्थापना हुई थी। और इनके कार्यकाल में ही अफगानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण भी
किया गया था। इसके कार्यकाल में बंगाल, अवध, पंजाब को किराया अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लेंसडाउन। तो इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। उस सीमा को कहते हैं डुरंड रेखा। और इसके कार्यकाल में फिर से एक कारखाना अधिनियम को पारित किया गया। एज ऑफ कमेट बिल का भी पारित होना इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना रह चुकी है। और मणिपुर के ट्रिंकेजित के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह को इसने दमन किया था। उस विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे सब चल के हम हर एक विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आए थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक। इसके कार्यकाल में क्रांतिकारी आतंकवादी घटना हुई, फिर से वही है, क्योंकि हिस्ट्री में क्रांतिकारी आतंकवाद लिखा गया है, जिसे मैं क्रांतिकारी आतंकवाद नहीं समझता हूं, लेकिन लिखा हुआ है तो आपको आंसर में भी यही लिखना पड़ेगा। और पूना के जो चापेकर बंधु थे, 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में प्रथम राजनीतिक हत्या इन्होंने ही की थी। चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी, उस हत्या के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। और इनके कार्यकाल में ही पूरे देश में उस वक्त अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के बाद इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया था। इसके बाद ही लोगों के अंदर ये जो था कि अंग्रेज जो है वो कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान में और इनसे हमारा ही भला होगा, ये सोचने वाले जितने लोग थे, वो सारे लोगों का जो विचार था वो बदल गया। अब उनको समझ में आ गया कि नहीं, अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फायदा कमाने आए हैं, इसलिए इनको जल्द से जल्द निकालो। फिर आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का भी नाम बहुत एग्जाम में भी आता है, तो लॉर्ड कर्जन का भी कुछ रहा है हमारे, देख लीजिए। तो उनके कार्यकाल में पुलिस आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की अनुशंसा पे ही जो सीआईडी, जो मैंने पढ़ाया था, सीआईडी की स्थापना करवाई गई थी। नहीं, सीआईडी नहीं पढ़ाया हूँ शायद, हाँ, सीआईडी मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने सीबीआई पढ़ाया आपको। सीआईडी की स्थापना की गई और इसके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिमी समवर्ती प्रांत की स्थापना की गई। और शिक्षा के क्षेत्र में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। जो विश्वविद्यालय अधिनियम अभी भी है, थोड़े बहुत इसके कुछ जो लॉ हैं वो अभी भी मौजूद हैं। 1904 में ही प्राचीन स्मारक अधिनियम, परीक्षण अधिनियम पारित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना इनके कार्यकाल में ही की गई थी। और इनके कार्यकाल में ही बंग भंग आंदोलन हुआ था, जिनको बंगाल विभाजन भी कहा जाता है, जिसने भारत में और क्रांतिकारी गतिविधि जो थी उसको और अधिक बढ़ा दिया था, है ना, जब बंगाल का विभाजन करवाया गया था। तो इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910 तक। इनके काल में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसके कार्यकाल में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन यानी कि गर्म दल और नरम दल में हो गया। तो जो विभाजन, विभाजन के पहले का कांग्रेस और विभाजन के बाद का कांग्रेस, ये सारी चीजों को हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 में ही पारित किया गया था। और इस काल में 1908 में समाचार अधिनियम को भी पारित किया गया था। इस समाचार अधिनियम के बारे में भी हम प्रेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो खुदीराम बोस थे, उनको फांसी की सजा दी गई थी। और इनके कार्यकाल से ही क्या हुआ, भारत में बांटो और राज करो की नीति को औपचारिक रूप से इसने अपना लिया कि लोगों को बांटो और राज करो। और इनके कार्यकाल में ही बाल गंगाधर तिलक को भी 6 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 19 लेकर के 1916 तक। इसमें क्या हुआ, 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अभी देखिए, एक तो इसके पहले अकाल पड़ा था और लोग यहाँ पे भूख से मर रहे थे, और इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जहां पे एकदम तरह तरह के पकवान खिलाए गए थे किसी के आगमन पर, जॉर्ज पंचम के आगमन पर। तो और जो हमारे देश के लोग थे और भड़क उठे कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पे पंच भोग लगाया जा रहा है। 1911 में बंगाल विभाजन को इसने रद्द कर दिया गया और रद्द करके इसने वापस बंगाल विभाजन को वापस ले लिया और बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को नया राज्य बना दिया गया। 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना रही है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हेडिंग जो थे वो सफल रहे, जिस टाइम पे, है ना, कांग्रेस ने इनका समर्थन किया था। फिर आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के
1921 तक। सो इसके काल में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया था। होम रूल लीग का मतलब होता है होम रूल, यानी कि खुद का रूल, खुद, इसका मतलब कि अंग्रेजों को बाहर निकालो और खुद का ही शासन करो, उसको कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये समझौता ये समझौता लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से कहते हैं। इस समझौता में जो अली मोहम्मद जिन्ना थे वो भी आए थे। मतलब ये समझौता कांग्रेस और मुख्यतः मुस्लिम लीग के बीच था। तो मोहम्मद अली जिन्ना का यही कहना था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाए, और जिन राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक में है वहां पे उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मुसलमानों के संख्या के अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक राज्य है जहां पे 40% आबादी मुस्लिम की है और 60% आबादी हिंदुओं की है, और वहां पे 10 सीट है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए 10 सीट है। तो उस 10 सीट का विभाजन इस प्रकार से हो कि 5 सीट जो है वो मुस्लिम लीग को मिले, और 5 सीट जो है हिंदुओं के लिए मिले, हिंदुओं के लिए कांग्रेस उस टाइम पे थी उनको मिले। अभी देखिए, जबकि हिंदू तो 60% है, अभी अनुपात में विभाजन करना है तो हिंदुओं को 6 सीट मिलनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस को 6 मिलनी चाहिए और मुस्लिम लीग को 4 मिलनी चाहिए। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, हमारा अनुपात थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। और इन सब चीजों को उस टाइम पे कांग्रेस ने मान भी लिया था। बाल गंगाधर तिलक भी उस टाइम पे थे, उन्होंने भी इस चीज को मान लिया गया था। तो इसलिए इस समझौते को लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया, क्योंकि लखनऊ में हुआ था। और पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसी बीच प्रारंभ हुआ था, लेकिन खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में भी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, वो तो हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया। अभी रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या है रॉलेट एक्ट? इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे आप ये जान लीजिए कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, इसके एक्ट के पास होने के बाद इस एक्ट में ये बातें लिखी गई थी कि भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए, यानी कि बिना कोर्ट में ले जाए, अंग्रेज जो थे यानी कि ब्रिटिश सत्ता जो थी उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। ये इस अधिनियम में लिखा हुआ था। उसके बाद जिसको जेल में डाला गया है उसके पास ये अधिकार भी नहीं है पूछने का कि हमें जो जेल में डाला गया है क्यों डाला गया है, हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है किसने मुकदमा दर्ज किया है, ये सारी चीज उसमें नहीं थी। मतलब सीधा किसी को भी उठाओ और जेल में डाल दो, बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट प्रोसीजर के सीधे किसी को जेल में डाल दो। ये था रोलेट एक्ट। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनको महात्मा गांधी ने भी काला कानून का नाम दिया गया। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही हुआ था। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन जो था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। तो इसके कार्यकाल में 1919 का जो रोलेट एक्ट था, जो उसको रोलेट एक्ट को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद केरल में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला जो है एक जाति का नाम है, मुस्लिमों की एक समुदाय है मोपला। केरल में मोपला विद्रोह हुआ। मुख्य तौर पे जो विद्रोह था ये जमींदारों के लिए था कि मतलब, और जो ये जो जो मुसलमान थे, जो मोपला थे, ये किसान थे। पहले तो जमींदारों के लिए हुआ था कि जमींदार उसके ऊपर अत्याचार करते थे। क्यों अत्याचार करते थे ये तो आपको पता ही है, हमने ये चीज को भी कवर किया है। लेकिन बाद में फिर ये विद्रोह जो था वो एक, क्या कहते हैं उसको, एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया, जिसमें इन लोगों ने हजारों हिंदुओं की कत्ल भी की थी। हमेशा वही होता है, ठीक है, जब भी इनका कुछ भी आंदोलन होता है, आंदोलन किसी और चीज के लिए होता है, मोड़ कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, आइए। इसके कार्यकाल में 5 फरवरी 1942 में, सॉरी 1942 कहता हूं, 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी। क्या है चोरा चोरी की घटना? इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए कि चोरा चोरी की घटना क्या हुई थी। कि शराब बिक्री उस टाइम पे हो रहा था, ठीक है। तो शराब बिक्री हो रहा था, और खाद्यान्न जो थे, यानी कि जो फसलें थी, जो गेहूं थे, चावल थे, उसकी कीमतें बहुत बढ़ रही थी। तो इनके विद्रोह में भारतीयों के द्वारा एक विद्रोह किया गया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस वाले आए।
भारतीय बहुत ही गुस्से में थे। उसने पुलिस वालों को पकड़ा, मारा और कुछ पुलिस वालों के ऊपर आग लगा दिया। और फिर वो पुलिस वाले भाग करके थाने में गए, तो इन लोगों ने थाने को भी पूरा आग लगा दिया। इसको कहते हैं चोरा चोरी घटना। इस घटना के बाद ही जो गांधी जी थे उसने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। 1923 में इसके कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षाएं थी वो इंग्लैंड से ना होकर के अब इंग्लैंड और भारत दोनों में आयोजित होती थी। उसके पहले जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में होता था। यानी जिन भारतीयों को सिविल सेवा में जाना है उनको परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। और इसके कार्यकाल में ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का भी गठन किया। दिल्ली और नागपुर के विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इनके कार्यकाल में हुई। फिर आए 16 वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। तो इनके कार्यकाल में साइमन आयोग भारत में आया। साइमन आयोग क्या करने भारत में आया? 1999 में जो एक्ट बना था उस एक्ट में यह लिखा गया था कि 10 वर्ष के बाद जो है ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वो देखे कि भारत में प्रशासनिक सुधार करने योग्य है या नहीं, या भारत में किस प्रकार से प्रशासनिक सुधार को किया जा सकता है। इसके लिए 10 साल में वो फिर से एक संगठन बनाते, या फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, या फिर से किसी टीम बनाते। और टीम का काम था कि जाकर के देखो भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रहा है। तो ये काम 1999 में एक्ट पास हुआ था, 10 वर्ष यानी कि 1929 में होने वाला था। लेकिन उसके पहले ही 2 साल पहले ही 1927 में साइमन भारत आए। और साइमन जो थे उन्होंने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक चीजों पर अध्ययन किया और अपना रिपोर्ट जो है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को सौंपा, ब्रिटेन पार्लियामेंट को सौंपा। तो साइमन जो थे इन्हीं के टाइम पे आए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। नमक आंदोलन हुआ था, नमक आंदोलन के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, वो भी हम पढ़ लेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लंदन में हुआ, क्या हुआ वो भी हम उसमें देखेंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए क्या क्या हुआ था एमसीक्यू के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमें एक एक चैप्टर में कवर करना है। जैसे कि गोलमेज सम्मेलन, ये सब चीजों का हमें एक बड़ा सा चैप्टर में ही हमें इस सब चीजों को कवर करना पड़ेगा, और हम एक लेक्चर में इस चीज को हम कवर नहीं कर सकते। तो अभी के लिए एमसीक्यू के लिए सिर्फ आप ये याद रखिए कि किस वायसराय के कार्यकाल में, किस वायसराय के टाइम पे क्या क्या काम हुआ था। प्रिया आप बहुत लेट आई, आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो किस वायसराय के टाइम पे क्या क्या काम हुआ था, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अब उसके बाद आते हैं 17 है अपना लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर के 1936 तक। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकल करके कुछ भी नहीं आया था, वो हम उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही। तो 1932 में देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी बनाई गई थी जो अभी भी मौजूद है। 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, आप देख सकते हैं। 1935 में बर्मा को भारत से फिर से अलग कर दिया गया और लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, ये सारे मुख्य चीजें हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 18 आते हैं लॉर्ड लिडगो 1938 से 1943। सुभाष चंद्र बोस ने इसी के टाइम पे कांग्रेस छोड़ करके अपनी एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि उस टाइम पे जो सरकार चलाई जा रही थी उस सरकार में कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ये लोग जो थे इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग, यानी कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का मांग उठने लगा और पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। 1940 में ही कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन को आरंभ किया गया और 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, इनके कार्यकाल में ही। 19वां है
लॉर्ड बेबल 1943 से लेकर के 1947 तक ये अपना खत्म होने वाला है अब। सो लॉर्ड बेबल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे बेबल प्लान के रूप में कहा जाता है। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ कि नौसेना ने कहा कि नहीं, हम अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेंगे। इन्होंने विद्रोह किया और इनके बहुत सारे जो सेना थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन कर लिए थे। 19 नहीं, नौ इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, सॉरी, फॉरवर्ड ब्लॉक इसने ज्वाइन नहीं किया था। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार यानी कि सरकार अब अंग्रेजों की खत्म हो चुकी है, अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें भारत के लोग शामिल होंगे और वो अपने लिए एक नया संविधान बनाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर के 1948 तक। इसके बारे में आप एबीपी न्यूज जो है चैनल पे प्रधानमंत्री करके एक कार्यक्रम आज से 3-4 साल पहले आया था, आप इस चीज को देख सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में वहां पे पूरे 1 घंटे का एपिसोड है। उस चीज को समझाने से आप बहुत अच्छे से, मतलब वो नाटकीय रूप से समझाया गया है तो आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। सो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वायसराय थे और इसने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी और इसके बाद ही भारत 2 टुकड़ों में बट गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को उसे पारित कर दिया गया और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और 15 अगस्त भारत 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी है ना, ये पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या? ठीक है, कोई बात। चलिए, तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हम कभी तो कर लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पूरा वायसराय के बारे में पढ़ लिया और भारत के गवर्नर जनरल जो थे पूरा हमने पढ़ लिया, ए टू जेड। जितने गवर्नर जनरल थे, जितने वायसराय थे, सब पढ़ लिया। इसके अलावा इस चैप्टर में इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये मैं लिखित रूप से कह सकता हूं आपको। कभी भी गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन आएगा या वायसराय के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो जितना मैंने बताया इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सारा पॉइंट मैंने कवर किया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, पॉलिटी भी पढ़िए, पॉलिटी का भी बहुत कुछ खत्म हो चुका है। सोच रहा हूँ एक करंट अफेयर्स का मैं क्लास लूं। टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला था देने के लिए, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो नहीं कि कोई अच्छा टॉपिक आप, मैं खुद से ही कोई टॉपिक लेके बना दूंगा। मैग्ना कार्टा मैंने हिस्ट्री में ही लिया था, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा मैं बता देता हूँ क्या होता है मैग्ना कार्टा। देखिए, 1200 शताब्दी में जो था, इंग्लैंड में एक तरह का आंदोलन समझ लीजिए, आंदोलन चला था, ठीक है। उस आंदोलन में ये कहा गया था, एक उन्होंने एक बुक लिखा था। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा जस्ट एक बुक है। उस बुक में क्या लिखा हुआ है? राज्य करने का सिद्धांत लिखा हुआ है, यानी एक राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए उसके बारे में लिखा है। एक प्रजा का राजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए वो बात लिखी हुई है। प्रजा को क्या अधिकार देना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। यानी कि मूल रूप से शासन व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए देखिए, इसलिए जो है मूलभूत अधिकार जो है, इसे भी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे अधिकारों का वर्णन है, वहां पे राज्य के चरित्र का वर्णन है कि एक राजा को किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या अधिकार देना चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि जहां पे हम एक अमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं उसको हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा मतलब बहुत डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैग्ना कार्टा जस्ट एक बुक है जहां पे शासन व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से शासन की जानी चाहिए। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम जो आप लोग दे रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इसलिए इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री में बहुत चीज मैं स्किप कर देता हूँ, या पॉलिटी में भी मैं बहुत चीज स्किप कर देता हूँ। मैं क्यों स्किप कर देता हूँ? ऐसी नहीं है कि वो चीज मुझे पढ़ानी नहीं आती है, तो आपको समझ में आया होगा।
लेकिन ये चीज इसलिए स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो चीज आपके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि आपको उसके ऊपर एमए या पीएचडी ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए। आपको अपनी ज्ञानी ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी बनने की जरूरत होती तो आप किसी विषय पे पीएचडी कर लिए होते। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, आपको देश सरकार चलाना है, तो इसके लिए आपको हर एक विषय का नॉलेज चाहिए, और हर एक विषय पे ज्ञानी बनना ये आसान काम तो है नहीं। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट का उतना ही नॉलेज रखिए जितना नॉलेज एग्जाम में आए। तो ये बहुत जरूरी है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो चीज मैं स्किप करता हूँ वो आप समझ जाइए कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। और यदि एग्जाम में वो चीज आ चुका है जो मैंने स्किप किया है, तो उसकी प्रमाणिकता आपको ही सिद्ध करनी पड़ेगी। मुझे दिखाइए लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसमें से ऐसे कोई क्वेश्चन आया हो जिनको मैंने स्किप कर दिया हो। अभी तक पॉलिटी में मैंने जितना चैप्टर पढ़ाया है उसे ढूंढ के निकालिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसको मैंने स्किप कर दिया हो लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आया हो। यदि वो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो तो वो अलग बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स को कवर कर पाना ये तो मुश्किल वाली बात है, क्योंकि लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स वो मैं अभी कैसे पढ़ाऊंगा। आप तो क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर वाला ही देंगे, तो लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स इस बार तो पढ़ाना पॉसिबल है नहीं। तो बाकी जो भी थ्योरेटिकल जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें कवर हो गई है जो एग्जाम में आ सकती है। जैसे कि नकुल ने लास्ट टाइम पे 3-4 क्वेश्चन आपने दिया था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गए थे, राइट। इसी तरह बाकी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट ईयर मुझे रिजल्ट दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। इसलिए होता है कभी कभी नहीं आता है मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन आए होंगे, शायद आपने स्किप कर दिया होगा कुछ ना कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन ना आए। कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री से ना करके वो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन पूछे हो। अच्छा, स्टेट से रिलेटेड आया था। ओके, हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़िए ही मत। जैसे कि लास्ट ईयर जो है 2016 में पॉलिटी से सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, और 2017 में 22 क्वेश्चन आए पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी से सिर्फ 2017 में 22 क्वेश्चन आए थे। यानी जिनको पॉलिटी अच्छे से आता है सोच लीजिए 22 गुना 2, यानी कि 44 मार्क्स उसको ऐसे ही आ गया। अच्छा, इस बार थोड़ा सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस को सबसे पहले आप मगअप कर लीजिए। बाकी चीजें आप रट्टा मत मारिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेबस को रट्टा जरूर मारिए। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप सिलेबस से ही कोरिलेट कर पाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से पेपर में आ सकता है। और मैंने सुना है कि एमपी का पीसीएस काफी सिंपल होता है, पेपर भी मैंने देखा है। अच्छा, सिविल राइट एंड अदर राइट रिमूव हो गया। इसके पहले आप लोगों ने कभी कोई एग्जाम दिया है पीसीएस का? नहीं दिया है कभी, पहली बार आप लोग देने वाले हैं। बिल्कुल, आपने दिया है पीसीएस का एग्जाम? क्या कुछ हुआ था, क्लियर विलियर, प्रीलिम्स वगैरह? अच्छा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया लास्ट ईयर का? इतना टाइम लगता है? अच्छा, जैन में हुआ था, आपने लास्ट ईयर कहा था इसलिए। अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो क्या चांसेस क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट का क्लियर होने का? चांस नहीं है? ठीक है, इस बार दीजिए आप। थोड़ी और तैयारी कीजिए, थोड़ी और मेहनत कीजिए इस बार, लेकिन प्रिपरेशन से दीजिए। विदाउट प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट मत कीजिए। प्रिया, आप भी बिना प्रिपरेशन मत पढ़िए। शायद आपका तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है प्रिया, और आपकी अभी तो एज भी काफी ज्यादा बहुत यंग हो। तो अभी अच्छे से पढ़ाई करो, 1-1.5 साल की पढ़ाई में निकाल लोगे एग्जाम। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने 6 महीने पढ़ के एग्जाम निकाल दिया, वो बेवकूफ बनाते हैं। यूपीएससी 6 महीने पढ़ के एग्जाम निकालने वाली चीजें नहीं है। कम आएगा। कोई कितना भी बेवकूफ बना ले, मत बेवकूफ बनिएगा।
कोई कितना भी ज्ञानी हो 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता यूपीएससी। 1 साल का तो करंट अफेयर्स ही आता है उसमें यार। ठीक है। और आप लोग यदि किसी फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो उन सब ग्रुप से आप निकल जाइए। वहां पे पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं मिलता। और सोशल मीडिया अकाउंट जहां तक पॉसिबल हो बंद करके रखिए। उन सारे ग्रुपों पे कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे आपको, कुछ भी नोट्स दे देंगे, मीन्स आंसर राइटिंग के नाम से, प्रीलिम क्वेश्चन के नाम से। बच्चों का इसलिए एग्जाम नहीं निकलता। और दूसरी बात, आप में से बहुत लोग बिहार और यूपी से हैं। बिहार और यूपी वाले बच्चों का एक ही गलत बात रहता है कि वो सारे एग्जाम देते हैं। मतलब उनको बनना है आईएएस, लेकिन वो एक क्लर्क का भी एग्जाम देंगे, रेलवे का भी एग्जाम देंगे। ये गलती आप लोग ना कीजिए। क्लर्क, रेलवे, ये सब का फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने ठान लिया एक बार आपको आईएएस में जाना है, यूपीएससी में जाना है, या बीपीएससी करना है, यूपीपीसीएस करना है, तो दूसरे एग्जाम मत दीजिए। दूसरे एग्जाम से आपका फालतू टाइम जाएगा। और सब एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि कलर का एग्जाम का आपने आईएएस की तैयारी कर ली तो कलर का एग्जाम आप पास कर जाएगा, ऐसा थोड़ी है। कलर का जो मैथ्स रहता है, एप्टीट्यूड वाला रहता है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है। बैंक पीओ का जो रहता है, उसमें टेक्निकल चीजें ज्यादा रहती है, लॉजिक ज्यादा रहता है। और यूपीएससी का जो सी सेट है उसमें तो कुछ रहता ही नहीं है। मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो सी सेट तो मुझे कुछ लगता नहीं है। आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं ह्यूमैनिटीज से पढ़ा हूँ, आर्ट्स से पढ़ा रहूंगा। लेकिन दूर दूर से मेरा संबंध आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से नहीं है। मेरा कॉलेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस से हुआ, और वो भी मैथमेटिक्स से हुआ है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट। यस, थैंक यू प्रिया।